आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज की कहानी है जेम्स हेडली चेज की मशहूर कहानी हिट एंड रन का हिंदी वर्जन, खतरनाक साजिश। तो आइए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा ट्रेलर। बूढ़े बॉस की खूबसूरत और कड़क जवान बीवी को देखते ही वो उस पर मर मिटा था और उसके करीब पहुंचने की जुगत बढ़ाने लगा था। फिर वो खुद ही उसके करीब पहुंची और उससे ड्राइविंग सीखने की ख्वाहिश जाहिर की, वो भी रात के वक्त सुनसान सड़कों पर। उसके बाद शुरू हुआ सनसनीखेज घटनाओं का वो सिलसिला जिसका अंत 5-6 कत्ल और कई जिंदगियां तबाह करके हुआ। एक रहस्यमय खौफनाक कहानी जिसका अंत आपको चौंकने पर मजबूर कर देगा। तो आइए पूरी कहानी सुनते हैं। रोजर एटकिन एक तानाशाह टाइप का बॉस था। वो अपने स्टाफ के लोगों को बहुत सोच समझकर नौकरी पर रखता था और उन्हें दूसरी एड एजेंसियों से करीब 1.5 गुना ज्यादा तनख्वाह देता था और उसके बदले में उनसे कसकर काम लेने में यकीन रखता था। उसका नारा था, काम करो या छुट्टी करो। 2 साल पहले एटकिन की एजेंसी इंटरनेशनल एड पैसिफिक एजेंसी, जिसका जनरल मैनेजर एटकिन था, उसमें आने से पहले मैं एक मामूली सी एजेंसी में काम करता था। एक दिन मुझे एटकिन की सेक्रेटरी का फोन आया कि शाम 6 बजे एटकिन मुझसे मिलना चाहता है। एटकिन की कंपनी शहर की सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट एजेंसी थी। मैं ठीक 6 बजे एटकिन के ऑफिस पहुंच गया। 6:05 पर मैं एटकिन के सामने बैठा हुआ था। एटकिन लंबा सेहतमंद शख्स था जिसकी उम्र तो 57 साल थी, लेकिन मोटा होने के बावजूद वो स्वस्थ और मजबूत था। वो करीब 10 सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, तुम चेस्टर स्कॉट हो? उसने कड़क आवाज के साथ हाथ आगे बढ़ाया। जी हाँ, मैं चेस्टर स्कॉट ही हूँ, मैंने स्वीकार किया। मैंने तुम्हारा काम देखा है, मैं तुम्हारा फायदा उठा सकता हूं। तुम अपनी एजेंसी से क्या तनख्वाह लेते हो? और मैंने उसे बता दिया कि फिलहाल मुझे क्या मिल रहा था। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम इससे ज्यादा के हकदार हो? जी हाँ, मालूम है। मैं तुम्हें $100 हफ्ते से ज्यादा दूंगा, तुम परसों से काम पर आ सकते हो। और इस तरह मैं इंटरनेशनल एड एजेंसी में आ गया और आज मेरा नंबर एजेंसी में एटकिन के बाद दूसरा था। अब मुझे एटकिन ने अपने घर बुलाया था क्योंकि वो गिर गया था और उसकी टांग टूट गई थी और उसने मुझसे ज़रूरी बातें करनी थी। मेरी सेक्रेटरी पैट ने मुझे एटकिन के घर का पता बता दिया और मैं तैयार हो गया। जब मैं चलने लगा तो पैट ने मुझे एक फाइल थमा दी। मैं चौंका। ये क्या है? कल बोर्ड की मीटिंग है, पैट धीरे से बोली। एटकिन चाहेगा कि तुम वो मीटिंग अटेंड करो और ये कागजात वो शायद आज ही देखना चाहे। लेकिन उसकी तो टांग टूटी पड़ी, वो दर्द से करा रहा होगा और इस हालत में मीटिंग के बारे में क्या खाक बात कर पाएगा। तुम ये फाइल साथ ले जाओ, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पैट का अंदाज़ा सही था, फाइल की ज़रूरत वाकई पड़ गई थी। एटकिन का घर बहुत शानदार था। मेरे घंटी बजाने पर एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। मैं चेस्टर स्कॉट हूँ, मिस्टर एटकिन मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैंने कहा। जी हाँ, आइए मेरे साथ। मैं उसके पीछे पीछे घर में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद मैं एटकिन के सामने खड़ा था। एटकिन एक दीवान पर लेटा हुआ था। उसके मुंह में सिगार था और उसके आसपास ढेरों कागज बिखरे हुए थे। स्कॉट, आ गए तुम? कुर्सी खींच लो। मैं सीढ़ियों पर फिसल गया और ये मुसीबत खड़ी हो गई। उसने अपनी टांग पर चढ़े प्लास्टर की तरफ इशारा किया। कम से कम 1 महीना मुझे इसी हालत में रहना पड़ेगा। कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तुम्हें ही सब काम संभालना होगा। संभाल लोगे ना? एटकिन ने मुझे घूरा। आप मुझे तफसील से बताइए, मैं सब संभाल लूंगा, मैंने भरोसे के साथ कहा। क्या पेपर्स लाए हो? और यहाँ मुझे मन ही मन पैट की तारीफ करनी पड़ी। मैंने फाइल एटकिन के सामने रख दी। एटकिन ने कागज़ को उलटना पुलटना शुरू कर दिया। एक बात तो बताओ स्कॉट, वो अचानक बोला। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा हैं? इस अचानक के सवाल से मैं चौंक गया, लेकिन फिर भी धीरे से बोला,
मेरे पास करीब $20,000 जमा हैं। एटकिन चौंका। अरे, मैंने तुम्हें इतना समय भी नहीं दिया कि पैसा खर्च कर सको। इसमें से ज़्यादातर मुझे फादर की तरफ से मिला है। तुम सोच रहे होगे कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। दरअसल मैं उन बेवकूफ़ों के गिरोह के लिए काम करते करते बोर हो चुका हूँ। मैं न्यूयॉर्क में अपनी एड एजेंसी खोलना चाहता हूँ। अगले 1 महीने तक तुम इंटरनेशनल एजेंसी को चलाओगे। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हें कैसे काम करना है। कई बार तुम्हें मुझसे पूछे बिना ही फैसले लेने होंगे। मैं तुम्हें मोटी मोटी डिटेल बता दूंगा, बाकी तुम्हें खुद ही करना होगा। अगर तुम कामयाब होते हो तो मैं न्यूयॉर्क वाले काम में तुम्हें पार्टनर बना लूँगा। उसमें तुम्हें अपना पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक होने के बाद मैं यहाँ इंटरनेशनल एजेंसी चलाऊँगा, तुम न्यूयॉर्क में नया काम संभालना। इस तरह हम दोनों खूब पैसा कमाएंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? क्यों नहीं सर, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। मैं प्रसन्नता से झूमता हुआ सा बोला। तो ठीक है, अगर तुमने बगैर गलती के इंटरनेशनल को 4 हफ्ते संभाल लिया तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, वरना तुम्हारी यहाँ से छुट्टी। अगले 2.5 घंटे तक हम बोर्ड मीटिंग के बारे में विचार करते रहे। एटकिन मुझे समझाता रहा कि मुझे क्या क्या और कैसे कैसे करना है। 11:30 बज रहे थे। उठते उठते एटकिन बोला, ये वो काम है जो मुझे अगले 1 महीने करने थे। मीटिंग के बाद मुझे फ़ोन करना और कल मिलने आना। मैं सभी बातों का ख्याल रखूंगा सर, मैंने कहा और बोला, गुड नाइट। फिर मैं उस कमरे से बाहर निकल आया। वापस आने के लिए जब मैं सीढ़ियां उतर रहा था तो मेरी नज़र सीढ़ियों के बगल वाले एक कमरे के अंदर पड़ी। कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह खुला था। ड्रेसिंग टेबल के सामने एक निहायत हसीन और कड़क जवान औरत अपने बाल संभाल रही थी। उसने मुश्किल से घुटनों तक पहुंचते शॉर्ट्स पहन रखे थे। ऐसी हसीन औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो सिर से पैर तक कयामत ही कयामत थी। हुस्न का छलकता हुआ जाम था। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं वहां खड़ा उसे देखता रहा। फिर शायद उसे भी आभास हो गया कि कोई उसे देख रहा है। वो पीछे हटी और दरवाज़ा बंद हो गया। मैं कुछ देर भौचक्का सा वहीं खड़ा रहा, फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। बाहर आकर भी मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि वो कौन थी। ओह, मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ। वो एटकिन की बीवी थी। ज़रूर वही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। कल बोर्ड की मीटिंग, न्यूयॉर्क वाला काम और सबसे बढ़कर वो एटकिन की बीवी का हुस्न और शबाब मेरे दिमाग पर छाए रहे थे। इंटरनेशनल एजेंसी के 5 डायरेक्टर थे, जिसमें से 4 तो एटकिन के मुरीद और समर्थक थे, लेकिन 5वां डायरेक्टर सेल्विन टेम्पलमैन बहुत बिगड़ैल मिजाज और एटकिन का विरोधी था। उसी की समस्या थी। उसके बाद बेसरमैन की समस्या थी। बेसरमैन इलाके का सबसे बड़ा टीवी बनाने वाला था और हमारी कंपनी का सबसे बड़ा ग्राहक था, जो हर वक्त कंपनी से अपना काम खत्म करने की धमकियां देता रहता था। मगर हम किसी न किसी तरह उसे संभाल रहे थे। उसका अकाउंट खुद एटकिन देखता था और अब वो मुझे देखना था। मुझे वाकई कई चिंताओं ने घेर लिया था। बिस्तर पर पड़ा पड़ा मैं सोच रहा था कि आखिर एटकिन ने उससे शादी क्यों की। वो तो उसकी बेटी की उम्र की है। मैं बार बार खुद से सवाल करता रहा। ये हकीकत है कि इस उम्र की कोई भी हाहाकारी लड़की एटकिन जैसे बूढ़े गेंडे से प्यार तो नहीं कर सकती। फिर क्या मामला था? अगली सुबह मैं समय पर ऑफिस पहुंच गया। पैट मेरे सामने पड़ी तो मैंने उसे न्यूयॉर्क वाले काम की खुशखबरी सुनाते हुए कहा, तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चलोगी ना? वहां तुम्हारी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसकी आंखें चमकने लगी और चेहरा दमक उठा। ओह, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं न्यूयॉर्क में रहकर काम करूं। तभी जो फेलोस वहां पहुंच गया। जो फेलोस एडवर्टाइजिंग आर्ट का बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। मैंने उसे भी न्यूयॉर्क वाली बात बता दी। सुनकर वो भी पैट की तरह दीवाना हो गया। वाह, क्या बात है, हम तीनों मिलकर दुनिया लूट लेंगे, वो खुशी से चीखा। फिर वो मेरे करीब सरक आया और बोला, क्या तुमने एटकिन की बीवी को देखा था वहाँ? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्या उसकी कोई पत्नी भी है? मैंने नॉर्मल आवाज़ में कहा। तब तो तुमने इस शहर में कुछ भी नहीं देखा। मैंने उसे एक बार देखा था, तभी से वो मेरे दिमाग पर छाई हुई है। ऐसी क्या ख़ास बात है भाई उसमें? मेरा लहजा
अब भी नॉर्मल था। जब उसे देखोगे तो महसूस करोगे कि तुमने कितना अहमकाना सवाल पूछा है। वो मुस्कुराया। उसकी जैसी दिलकश लड़की कहीं नहीं देखी मैंने। वो 20 से ऊपर की नहीं है और उसने इस बूढ़े से शादी की है। मगर क्यों? मैंने अपने दिल में फांस की तरह अटका रहा सवाल पूछ ही लिया। वही पुरानी कहानी है भाई। फेलूस ने ठंडी सांस ली। उसने एटकिन के जिस्म से नहीं, उसकी दौलत से शादी की है। वो बड़े मकान में रहती है, हीरो के जेवर पहनती है। एटकिन उसकी हर इच्छा पर बिच बिच जाता है। मगर मेरा दावा है वो उससे खुश नहीं। 3 साल पहले उसने एटकिन से शादी की थी, जब वो मुश्किल से 17 की रही होगी। वाह, तुम उस पर नजर रखना, शायद तुम्हें वो दिखाई दे ही जाए। जो फेलूस के साथ बातचीत यहाँ खत्म हो गई, क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना था। मीटिंग में मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। टेम्पलमैन कुछ ज़्यादा ही अड़ंगे डाल रहा था, मगर आखिरकार मैं अपना रंग जमाने में सफल हो ही गया। मैंने वो सब सुझाव मंजूर करवा लिए जो एटकिन चाहता था। मीटिंग के बाद मैंने एटकिन के घर पर फ़ोन किया। नारी स्वर में जवाब मिला। मैं समझ गया कि ये उसकी बीवी ही है। मैं चेस्टर स्कॉट बोल रहा हूँ। प्लीज़ मिस्टर एटकिन से बात करवा दें। मैं बड़ी मुश्किल से कह पाया। मेरा गला सूखने लगा था। मिस्टर स्कॉट, होल्ड कीजिए, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो कैसे हैं? मैंने महज उसकी सुरीली आवाज़ सुनने के लिए पूछा। पहले से बेहतर हैं, सपाट लहजे में कहा गया। फिर लाइन पर एटकिन आ गया। उसने 8 बजे मुझे अपने घर बुला लिया और रिसीवर रख दिया। मैं ठीक 8 बजे उसके घर पहुंच गया। मैं सोच रहा था कि वो हुस्न परी फिर मुझे दिखाई देगी। मैंने देखा कि लॉन और स्विमिंग पूल की लाइटें बुझी हुई हैं, लेकिन 12वीं रात के चांद की रोशनी में वो आलीशान बंगला अपनी अलग ही चमक दिखा रहा था। मैं अंदर की तरफ बढ़ गया। एटकिन बिस्तर पर पड़ा था और उसके होंठों में सिगार था। आसपास कुछ कागजात बिखरे हुए थे, जिनमें एक पैड भी पड़ा था। एटकिन कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। मैं आगे बढ़कर उसके पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। अब कैसी तबीयत है सर? मैंने पूछा। ठीक है, उसने कागजात उठाकर परे फेंक दिए। तुम सुनाओ, कैसी रही मीटिंग? टेम्पलमैन ने काफ़ी परेशान किया और मैंने भी उसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एटकिन के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। ठीक किया तुमने उस तीसमार खान के साथ। मीटिंग की रिपोर्ट लाए हो? मैंने उसके मांगे कागज़ उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो उन्हें पढ़ने लगा। कुछ देर बाद बोला, बहुत बढ़िया, शायद इससे बेहतर मैं भी नहीं कर पाता। ऐसे ही काम करते चलो, फिर न्यूयॉर्क का बिजनेस तुम्हारा। उसने तारीफ की। कुछ वक्त तक हम कारोबारी बातें करते रहे। 9:30 बजे मैं उठकर खड़ा हो गया, एटकिन से विदा ली और कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही मुझे उसकी बीवी की याद आ गई और मैं उसी के बारे में सोचता हुआ धीरे धीरे बाहर निकला और कार के पास आकर उसका दरवाज़ा खोला। वो ड्राइविंग सीट के साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। उसने दोनों हाथ गोद में रखे थे। उसके परफ्यूम की खुशबू कार में फैली हुई थी और सांसों के उतार चढ़ाव के साथ उसका हुस्न भी उभर कर सामने आ रहा था। वो मेरी जिंदगी का ऐसा पल था जिसे मैं अब तक नहीं भूल पाया। वो बोली, हेलो, क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया है? मेरा ख्याल नहीं था तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। हाँ, तुमने मुझे चौंका दिया। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा। वो हंस पड़ी। क्या ये तुम्हारी कार है? हाँ, बड़ी खूबसूरत कार है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इसमें बैठने की इच्छा दबा नहीं सकी। ये बहुत तेज़ चलती है ना? हाँ, खूब भागती है, मैंने जवाब दिया। वो सीट के सहारे टिक गई और कार की छत की तरफ देखने लगी। चांदनी में वो बड़ी दिलकश लग रही थी। रोज़र ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, वो बोली। तुम उसके नए पार्टनर बन रहे हो ना? यह अभी तक सिर्फ एक प्रपोजल ही है, तय कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा। वो तो कह रहा था सब फाइनल है। क्या तुम न्यूयॉर्क में रहना पसंद करोगे? ओह श्योर, काश मैं भी वहाँ रह पाती। उसने अपने हाथ सिर के पीछे कर लिए, जिससे उसका हुस्न और उभर कर सामने आ गया। पाम सिटी बहुत बोर जगह है ना? उसने पूछा।
मेरा ख्याल है तुम जैसी हसीनाओं के लिए तो बोर ही है। तुम बहुत चालाक हो। वो हंसी। रोजर कह रहा था कि तुम बिजनेस में $20,000 लगाना चाहते हो। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, जबकि तुम 30 बरस से ऊपर तो नहीं लगते। 31 का हूँ। दरअसल ज़्यादातर पैसा मेरे पिता छोड़ गए थे, बाकी मैंने खुद जमा किया। क्या तुम सारा पैसा अब रोजर के बिजनेस में ही लगाना चाहते हो? उसने पूछा। उसके इस सवाल ने मुझे चौकन्ना कर दिया। तुम इस बारे में इतना बेचैन क्यों हो रही हो? वो बात को टाल गई। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पिता इतना सारा पैसा छोड़ गए। उसने बात बदल दी। हाँ, थोड़ा खुशकिस्मत तो हूँ ही। मैं हंसा। बात आई गई हो गई। वो उठकर बैठ गई और उसने हाथ डैशबोर्ड पर रख दिया। ये कार बड़ी प्यारी है। क्या तुम मुझे इसे चलाने की ट्रेनिंग दे सकते हो, स्कॉट? इसमें ट्रेनिंग जैसी कोई बात ही नहीं। ये ऑटोमेटिक है। बस स्टार्टर दबा दो, ये चल पड़ेगी। उसने बड़ी मासूमियत से मेरी तरफ देखा। तुम यकीन करो ना करो, लेकिन यह हकीकत है कि मैंने आज तक कभी कार नहीं चलाई। रोजर मुझे कार को हाथ नहीं लगाने देता, जबकि उसके पास 4 कारें हैं। ऐसा क्यों? मैंने पूछा। रोजर का स्वभाव कुछ सामंती दौर वाला है। मुझे कहीं जाना होता तो मैं साइकिल पर ही जाती हूँ। रोजर का मानना है कि मैं कार नहीं चला सकती। अगर मैं कार चलाना सीख जाऊं तो उसे मुझको कार देनी ही पड़ेगी। तुम मुझे कार चलाना सिखा दो प्लीज़। मुझसे इनकार नहीं हो सका। सिखा दूंगा, मैंने कहा। वो खुश हो गई। तो अभी से शुरू करते हैं? अभी? फौरन? हाँ, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। आओ, फिर हम सीट चेंज कर लें। मैं उठने ही वाला था कि उसने मुझे पकड़ लिया। उसके स्पर्श ने मेरे अंदर करंट सा दौड़ा दिया। यहाँ नहीं, वो जल्दी से बोली। यहाँ किसी ने देख लिया तो रोजर को खबर हो जाएगी। कहीं दूर चलते हैं जहाँ हमें कोई देखने वाला ना हो। लेकिन अगर मिस्टर रैटकिन नहीं चाहते तो? क्या तुम रोजर से डरते हो? उसने मुझे घूरा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कार चलाना सिखाऊंगा। कहते ही मैंने कार स्टार्ट कर दी। कार तोप से निकले गोली की तरह उड़ चली। कुछ देर तक मैं तेज रफ्तार से कार चलाता रहा और मैंने कार एक सुनसान सड़क पर रोक दी। मैं कार से बाहर निकला और उसे ड्राइविंग सीट पर जाने को कहा। वो उधर खिसक गई तो मैं उसकी जगह बैठ गया और उसे कार के बारे में समझाने लगा। कुछ देर बाद ही उसने स्टार्टर दबाया और कार तेजी से भाग निकली। मुझे लगा कि कार बेकाबू हो रही है, तो मैंने उसे पैडल से पैर हटाने को कहा और स्टीयरिंग पकड़कर कार सीधी कर दी। कार झटके से रुक गई। ये तो बहुत ताकतवर कार है, वो बोली। मैंने गैस पैडल शायद ज़्यादा जोर से दबा दिया। चलें, इसे फिर से चलाते हैं। रुको अभी, इतनी जल्दी खतरनाक साबित हो सकती है, कहकर मैं उसे एक बार फिर कार चलाने के बारे में विस्तार से समझाने लगा। इस बार धीरे धीरे। अभी तुम्हें कुछ सबक और लेने होंगे, तब तुम अकेले कार संभालने की पोजीशन में आ जाओगी, मैंने कहा। लेकिन कब तक? क्या तुम मुझे कार देते रहोगे? मुझे खुद कार की ज़रूरत रहती है। मैं कार किसी बहुत ख़ास मौके पर ही मांगा करूँगी ना, रोज़ रोज़ और किसी भी वक्त नहीं। उस वक्त तुम टैक्सी से काम चला लिया करना। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, मैंने मान लिया। उसने अचानक हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। वो बोली, तो फिर पक्का वादा है ना, मैं जब चाहूँ तुमसे कार ले सकती हूँ, हैं? हाँ, पक्का वादा। उसने मेरा हाथ दबाया। तुम बहुत अच्छे हो स्कॉट। उसके बाद मैंने उसे दोबारा कार स्टार्ट करने के लिए कहा। इस बार उसने पहले से काफ़ी सही तरीके से कार चलाई। उसे स्टीयरिंग पर काबू रखना आ गया था। फिर हम एटकिन के बंगले की तरफ चल दिए। आते हुए कार मैं चला रहा था। हम 15-20 मिनट में वापस पहुंच गए। कार से उतरते हुए उसने पूछा, मुझे अगला सबक आप कब सिखाओगे? कल मैं 8 बजे शाम को आऊँगा। 9 बजे तक एटकिन से फारिग हो जाऊँगा। मैं कार में ही इंतज़ार करूँगी, कहकर वो कार से उतर गई। मेरा नाम लूसली है, याद रखोगे ना? वो तेज़ी से आगे बढ़ गई। इस कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि अगला एपिसोड आपको जल्द ही मिल पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए